वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने इसमें सबसे पहले देखा था एक एक्ट, एक चैप्टर था हमारा जिसका नाम था लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, जिसमें हमने दो जो है वो लॉ को पढ़ा था। एक था बीएनएस जिसका नाम था भारतीय न्याय संहिता और दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये दोनों ही रिलेटेड से क्राइम से थे, लेकिन ये जब दोनों क्राइम से रिलेटेड थे तो इसमें बेसिकली क्या एस्पेक्ट था। एक बीएनएस हमारा कहता है कि कौन सा चीज ऑफेंस है और उसमें क्या सजा होनी चाहिए। चाकू मारना क्या ऑफेंस है, अगर है तो क्या सजा है। किसी के जो है वो साथ फ्रॉड करना अगर ऑफेंस है तो क्या सजा है। चोरी करना क्या ऑफेंस है। अगर बीएनएस ने नहीं बोला है कि ये ऑफेंस है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, और उसके लिए सजा अगर नहीं है तो सजा नहीं होगा। अगर वो ऑफेंस के कैटेगरी में आता है और सजा लिखी हुई है तो कितना भी उसके अलावा उसने बुरे तरीके से वो काम क्यों ना किया हो, मैक्सिमम वही सजा मिलेगी जो उसमें लिखा हुआ है। पब्लिक सेंटिमेंट के जरिए सजा ना इंक्रीज होता है ना क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। फिर बात आई थी हमारे एक और एक्ट की जिसका नाम था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है। कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ। और बीएनएस जो है वो है सब्सटेंसिव लॉ। सब्सटेंसिव लॉ का मतलब हुआ कि वो चीज जो ये बताए कि क्या सही क्या गलत है, इसको बोलते हैं सब्सटेंसिव लॉ। क्या राइट है क्या ऑब्लिगेशन है, वो हुआ सब्सटेंसिव लॉ। उस राइट को, उस ऑब्लिगेशन को, वो सही है या गलत है, इस तक हम पहुंचे कैसे, इस तक पहुंचने की जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जो है हम कहते हैं बीएनएसएस। यानी कि जिसका नाम पहले जो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसी का नाम क्या हो गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जिसका नाम पहले इंडियन पीनल कोड था, आईपीसी था, उसी का नाम क्या हो गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सिविल प्रोसीजर कोड अपनी जगह, इसीलिए वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, उसमें कोई चेंज नहीं। तो सिविल मामले में कैसे सुनवाई होगी, सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। क्रिमिनल मामले में कैसे सुनवाई होगी, ये किस में दिया हुआ था? बीएनएसएस में। लेकिन सुनवाई के बाद सजा क्या मिलेगा, ये कहां दिया हुआ था? बीएनएस में। किस चीज पे सुनवाई होगी? बीएनएस में। ऑफेंस होगा तभी तो सुनवाई होगी, और उसके बाद डिटरमाइन होगा क्या सजा होगा, तो ये कहां दिया हुआ था? बीएनएसएस में। अब चाहे मामला जो है वो सिविल का हो या क्रिमिनल लॉ का मामला हो, दोनों में से कोई भी मामला हो, जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग। जब जुडिशियल प्रोसीडिंग आपका शुरू होता है तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग जब आपका शुरू होगा तो ये शुरू होगा तो इसको कैसे चलाया जाएगा? यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो दोनों पार्टी आएंगे, जिन्होंने कंप्लेन किया और जो डिफेंड कर रहे हैं, दोनों होंगे। जब दोनों होंगे तो दोनों अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अगर किसी पे इल्जाम लगाया गया कि इसने खून किया है, इसने चोरी की है, सिर्फ ये क्रिमिनल के बारे में नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ हुआ। किसी ने जो है वो किसी के प्रॉपर्टी को ले लिया, किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, जो भी मामले हो, चाहे सिविल का मामला हो चाहे किसका हो, क्रिमिनल लॉ का मामला हो, कहा कोई भी मामला होगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एविडेंस। बिना एविडेंस के, बिना सबूत के, बिना प्रूफ के किसी बात को कैसे साबित करेंगे कि ए ने बी का खून किया, ये इल्जाम लगा, तो बीएनएस में ये ऑफेंस के दायरे में आता है किसी का खून करना। लेकिन एमी सीधे सूली पे टांग दे, क्योंकि सजा तो है उसके लिए, सूली पे भी टांग सकते हैं, मृत्युदंड दे सकते हैं, डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, उम्र कैद दे सकते हैं, सब लिखा हुआ है। लेकिन कैसे? का सबूत के बेसिस पे। तो अब प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जो होगा बीएनएसएस के तहत। अरेस्ट किया जाएगा, बंदा नहीं आ रहा है तो वारंट भेजा जाएगा, ये सब कुछ, पुलिस अरेस्ट करने जाएगी, भाग रहा होगा तो किस चीज का मुजरिम है, तो इसने जो है वो ऐसा चीज किया हुआ है जिसके लिए सजा मौत तक हो सकती, चलाओ गोली, भागने मत दो। नहीं, उसने जो किया है इसके लिए जो है वो 50,000 रुपया या 1 लाख तक का सिर्फ जुर्माना हो सकता है, जेल भी नहीं है, खबरदार गोली मत चलाना, भाग करके पकड़ो, दौड़ के पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ सकते। कहने का मतलब बेसिकली ये हुआ कि यहां पे जो प्रोसेस दिया हुआ है वो बीएनएसएस में है और सीआरपीसी में, सीपीसी में है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। लेकिन उन दोनों ही केसेस में, चाहे सिविल का मामला हो चाहे किसका मामला हो, कहा उन दोनों ही चीजों में सबूत की जरूरत है। और यही जो जरूरत है, इसी के लिए हमारा एक्ट आया जिसका नाम क्या था? पहले इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका जो है वो नाम क्या हो गया है? इसी का नाम हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य का मतलब ही होता है प्रमाण, प्रूफ, तो इसका नाम ही हो गया भारतीय साक्ष्य
अधिनियम, इसी को हमने पढ़ना शुरू किया था और इसमें हमने देखा था सबसे पहले कि कोई भी घटना अगर होती है तो उस घटना में हम जो है वो दो एस्पेक्ट देखते हैं, ये फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। कोई वहां पे मरा पड़ा है, आंखों ने देखा, ये एक फैक्ट है जिसको बोलते हैं फिजिकल फैक्ट। कान से सुना पाकिस्तान ने जो है वो मिसाइल हमला कर दिया, अब फिर आपने कान से ही सुना कि भारत ने उसका जवाब दिया, ये फिर आपने कान से ही सुना, तो ये भी एक फैक्ट हुआ। क्या हुआ? ये उसने जो है वो उसके साथ चीटिंग कर लिया, किसी ने बताया, फैक्ट है। कह रहे आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, त्वचा, हम अपने सेंसेस से, ये ठंडा है, वहां गए, स्मेल आ रहा था, बदबू आ रहा था, या तो शायद गैस लीक था या किसी को जलाया गया, चमड़ा जैसा स्मेल था, ये सब जो है वो क्या है? फैक्ट है, फिजिकल फैक्ट है। लेकिन जो चीज आपका माइंड परसीव करता है लेकिन सेंसेस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट। मन में सोच रहा हूं आज बच्चे बहुत कम आए हैं, ये हुआ साइकोलॉजिकल फैक्ट। मैंने आपको बोल दिया अरे इतने ही होनहार, अब मैंने मुंह से बोल दिया, ये हो गया फिजिकल फैक्ट। आपने कानों से सुन लिया तो ये क्या हो गया आपके लिए? फिजिकल फैक्ट हो गया। लेकिन जब तक मेरे दिमाग में था कि आज बच्चे कम आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों का तो जवाब मेरे पास हमेशा है, होनहार है। पता ही था, मैंने बोला ही था कि आज ढेर सारा क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़े थोड़े देर का n नंबर ऑफ टेस्ट होगा। मुझे पता था ये नहीं बोलना चाहिए था, नहीं तो जो है कुछ क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन वही ईमानदारी, गलती से मुंह से निकल गया। फिर मुझे लगा और चीज पे तो ना सही, लेकिन ये मैंने क्यों बोल दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी समय टाइम बेसिस पे लिख के बोलेंगे, दिखाने, इस पे तो जो है वो गदर मचा देगा बच्चा, सोचेगा बच सको तो बच लो, वरना अंतिम दिन ये सारा जो है वो रहा सहा कसर भी निकाल देंगे। एनीवे, तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ? साइकोलॉजिकल फैक्ट हुआ। अब इनसे जुड़े हुए कहा कि अगर कोई फैक्ट हुआ, किसी की डेथ हुई, कैसे हुई? तो भैया गोली मारा गया, फैक्ट इन इशू, जो मेन उससे कंसर्न चीज था। एक आदमी ने मारा या मिलके मारा, बहुत सारे लोगों ने मिलके मारा, फैक्ट इन इशू। अब कैसे ये बंदूक आया, किससे बंदूक खरीदा गया था, लाइसेंस वाला गन था, उसे यहां तक लाने में मदद किसने की थी, उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव था, ये सारे चीज हो गए रेलिवेंट फैक्ट। क्या हो गया? अब जो भी चीज या तो फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ रहेगा या किससे जुड़ा हुआ रहेगा? रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, वो सब क्या होगा? हमारे एविडेंस का पार्ट होगा। उसी के बेसिस पे क्या होगी? सुनवाई। कहा गया अगर मामला सिविल का है तो ट्राई कीजिए कि जब तक उसमें कोई भी बात हो जो किससे जुड़ा हुआ हो, उस मामले से जुड़ा हुआ, तो उसको एविडेंस के रूप में लीजिए। और अगर क्रिमिनल मामला है तो बॉस रीजनेबल डाउट, और वो भी कह रहे हैं कि ऑल रीजनेबल डाउट, अगर कोई भी शक शुबा है तो उसके बेसिस पे फैसला मत सुनाइए, कहीं किसी की जान ना चली जाए। और सिविल मामलों में कुछ सच्चाई दिख रही है, कंसीडर देखेंगे ना बाद में कि एडमिसेबल करे कि नहीं करे। सबूत समझिए, खाने की चीज, जो दुनिया भर का चीज, शादी उदी में आप गए हैं, जो आप बड़े लोग रोज जाते हैं, मैं भी गया हुआ हूं, गिन चुन के 3-4 शादियों में, जिसमें से एक मेरी भी शादी है, एक बार मेरी भी हुई थी, तो उसको मिलाते हुए जो है वो 3-4 शादियां होगी, जिसमें से 3 भाई बहन मैं ही हूं। तो आप अंदाजा लगाइए, एक आध शादी ही क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा पड़ रहा है, बाकी तो 3 शादी अपने भाई बहन और ये की। अब यहां पे कह रहे हैं कि शादी में जब आप जाते हैं और ढेर सारा खाना देखते हैं, ये है एविडेंस, खाने की चीज। पहले खाने की चीज होनी चाहिए, इसका मतलब सम लेवल ऑफ क्या होना चाहिए? प्रोबेबल वैल्यू। रिवीजन वाले पिछले ही क्लास में पढ़ाया है, हर घंटे हर पल तो रिवीजन नहीं हो सकता, सर्टेन लेवल ऑफ क्या होना चाहिए? प्रोबेबल वैल्यू। नहीं पढ़ा था? मतलब कुछ लेवल तो उसमें होना चाहिए, जो हमने बोला था सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी किसी कोर्स को करने के लिए, ऐसा ही कुछ लेवल का तो स्वाद होना चाहिए। कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो सजाइए। हो सकता है कि बहुत लोगों को वो नहीं पसंद, जैसे आप जाइएगा देखिएगा मैक्रोनी, पास्ता, और उसमें ढेर सारा ना वो क्रीम जैसा डला हुआ रहता है, चीज और भी क्या क्या डालते, क्रीम, मेयोनी, हाँ, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो अलग अलग लोगों की अलग अलग बात है, हम गरीब लोगों की अलग बात है। मैं 12 घंटे से पहले कोई मील नहीं लेता, कुछ भी नहीं, चिप्स का एक टुकड़ा भी नहीं। अगर एक बार खाया तो अगला खाना 10 से 12 घंटे के बाद, उससे पहले कोई स्कोप नहीं। जैसे अभी खाया, अब अगला खाना मेरा रात के 1 से 2 बजे के बीच होगा, उससे पहले नहीं। तो ये सबका 2 ही बार मिलता है ये गरीब आदमी। आप लोगों का तो थोड़े थोड़े देर पे कुरकुरे ये वो सब चलता रहता है। ठीक है, बच्चे ऐसा खाते ही, अब सब बूढ़े ही थोड़े हो जाएंगे तुरंत। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए मैं नहीं खाता,
ऐसे ही कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन फिर अगर कोई भी आदमी खाता है तो क्या बोला गया, सजा तो दो, जिनको खाना होगा खाएंगे, नहीं खाना होगा तो यही है हमारा एविडेंस, जिनको खाना होगा खाएंगे, अगर आपने खाया तो वो एडमिसिबल हो गया। हो सकता है इस मामले में कोर्ट क्या करे, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या हो गया, एडमिसिबल। हो सकता है दूसरे मामले में क्या करे, उस चीज को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, जिस चीज को पहले मामले में एक्सेप्ट है, जबकि एविडेंस ही। हो सकता है आपने नहीं खाया लेकिन कोई और बंदा आया, वो उस चीज को खाया या नहीं खाया, तो हो सकता है अलग अलग लोग, इसीलिए कोर्ट में अलग अलग मामले में अलग अलग चीज, लेकिन पहले एविडेंस के कैटेगरी में आना चाहिए और उसमें से बेस्ट पॉसिबल एविडेंस को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। खाने के बहुत सारे चीज रहते हैं, आप क्या खाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद रहता है, क्योंकि जितने आइटम है सारे आइटम तो आप नहीं चढ़ सकते हैं, उतने चढ़ने के लिए फिर ताकत चाहिए, नहीं मैदान में बिखरा दिया जाता है और लोग चढ़ने उतर जाते हैं, तो ढेर सारा आइटम रहता है। आजकल तो कम्युनिटी हॉल और ये सब खुले मैदान में होता है, तो वहां तो वैसा ही है, तो वहां पे जो जो आइटम, तो जो आप इस बार ले रहे हैं, चढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, वो इस केस के लिए हो गया एडमिसिबल। हो सकता है अगले केस में उस चीज को लिया जाए। तो कहा कि फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, इनसे जुड़ा हुआ हमारा एविडेंस होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं रेलिवेंट इवेंट की, तो कहा गया कि इनमें से कोई भी चीज होने पे वो हमारा क्या हो गया, और इनमें से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत अगर है तो वो सबूत के दायरे में होगा, और हम देखेंगे कि उसको एडमिसिबल करें या ना करें, लेकिन वो किसके दायरे में होगा, एविडेंस के दायरे में होगा, जिसमें हमने एक एक करके देखा था, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, एडमिशन एंड कन्फेशन, स्टेटमेंट, ये सारे चीज हमने एक एक करके क्या कर लिए थे, देखे थे। और इन्हीं को देखते समय हमने कहा था और बात किया था कि एडमिशन जब हम बोलते हैं या जब हम बात करते हैं कि कोई अपराध होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसमें मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट का अगर कंडक्ट हो गया है, तो जिस समय वो कुछ सोच रहा था या प्रिपरेशन कर रहा था, उससे जुड़ा हुआ भी कोई चीज है तो किस दायरे में आएगा, एविडेंस के दायरे में आएगा। अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी का खून कर दिया, तो उस केस में जब वो गन वगैरह जिससे ले रहा था उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, अगर उसके बारे में भी किसी को जानकारी है, तो किसका पार्ट होगा, एविडेंस का पार्ट होगा। हुआ ही नहीं अभी मर्डर, तो कहा तब मोटिव और प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वो सबूत के दायरे में, लेकिन कंडक्ट अगर हो गया तो उससे पहले, उस दौरान, उसके बाद जो भी चीज होगा वो किसके दायरे में आएगा, एविडेंस के जो है वो दायरे में आएगा। इन चीजों को हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। एडमिशन, कोई भी स्टेटमेंट जो कोई देता है वो क्या कहलाया, लेकिन यही स्टेटमेंट कौन दे, विक्टिम, जिसके ऊपर क्या किया गया है, जिसके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया गया है, जो एक्यूज्ड है, जो आपका क्या हुआ, विक्टिम। कह रहे हैं कि अगर जो है, विक्टिम का मतलब हुआ कि जिसको, जो बेसिकली कोई गुनाह में सफरर है, उसको क्या बोलते हैं, विक्टिम। एक्यूज्ड, जिसके ऊपर क्या लगाया गया, इल्जाम, तो विक्टिम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक्यूज्ड। जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो खुद अगर जो है वो ये कबूल कर लेता है कि हाँ मुझसे क्या हुई है, गलती हुई है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को कन्फेशन बोलते हैं। तो कन्फेशन स्टेटमेंट हो सकता, आपका क्या हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट जो है वो जबरदस्ती लिया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एडमिशन। एडमिशन क्या हो सकता है, जबरदस्ती आकर के आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सीसीटीवी में आया है, आप वहां पे मौजूद थे, आप नहीं आ रहे हैं, पहले समन भेजा जाएगा, फिर वारंट खींच के लाया जाएगा, लेकिन कन्फेशन खींच के नहीं हो सकता है। पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड नहीं है तब तक जब तक सारी कड़ी न जुड़ जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिया तो क्या माना जाएगा, किसी को डरा धमका करके या इमोशनली अत्याचार करके, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, वो आपका जो है वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आए थे और हम लोगों ने इसके सारे चीज, ओपिनियन बाय थर्ड पार्टी, अगर कोई एक्सपर्ट है और वो जो है वो थर्ड पार्टी है, वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, उसने अगर कुछ बताया कि ये जो चिट्ठी वहां से मिला है, सुसाइड नोट या कुछ, ये तो उसका लिखा हुआ ही नहीं है या लिखा हुआ है, दोनों ही बातें क्या हुआ, अगर किसी ने बोला लिखा हुआ है, दूसरा उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो दोनों ही चीज एविडेंस है। अब देखा जाएगा कि इसको कैसे हम क्या करें, कंक्लूड करें। आप फ्रेंड हैं, आपको किसी के, उसका किसी के साथ का रिलेशन पता है, थर्ड पार्टी है, आप भी एविडेंस हुए, क्योंकि ये मदद करेगा इस चीज में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है वो आपको इस बारे में जानकारी थी तो वो क्या हो गया, अगर किसी को किसी के जो है वो शरीर के चोट, तिल, मस्सा, इसके बारे में जानकारी है, वो भी जो है वो एविडेंस हुआ। क्यों,
शिनाख्त करने के लिए ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता है कि जिनको जो है वो कुछ पता रहे, क्योंकि चेहरा पता नहीं चल रहा है, जल गया है। तो ये सब जो है वो एविडेंस का पार्ट है। लेकिन आप जबरदस्ती जो है वो इन लोगों को नहीं बुला सकते कि आना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। सब आपको पता है कि एकदम उसको बात सच्ची सच्ची पता है, फिर भी आप उसको नहीं बोल सकते कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। जबकि कोर्ट चाहे तो वारंट दे करके, समन इशू करके, बताइए एडमिशन आपका जो है वो कंपलसरी करा सकता है या नहीं। फोर्सफुली जो है एडमिशन करा सकता है। एडमिशन मींस व्हाट, किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट बोलेगा कोर्ट में आके देना पड़ेगा क्योंकि आप वहां पे खड़े थे। लेकिन यहां पे कुछ लोग हैं जो खड़े पड़े सब हैं और वो कह भी रहे हाँ सब पता है, नहीं बताऊंगा, और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, समन और वारंट तक जारी नहीं कर सकते हैं। अब वैसे ही पर्सन को और वैसे ही कम्युनिकेशन को कहा गया प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब यहां से आगे बढ़ते, जल्दी बताइए यहां तक में गिला शिकवा दुख दर्द। हाँ जी, अभी इस पे तो बात करेंगे, इसके अलावा चीज नहीं, ये अभी करेंगे बात। हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशन तो अभी शुरू नहीं किया है, इससे पहले तक का हमने कर लिया है। वहां तक में कोई दिक्कत? देखिए, स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब ये सर्कमस्टांसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है वो किसी ऐसे जगह है, किसी ऐसे जो है वो चीज को अंजाम दिया है जिस चीज के बारे में जो है वो जानकारी कुछ लोगों को हुई थी। ऐसे आप नहीं जाते हैं, लेकिन जो है वो उस सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि आप वहां नॉर्मली नहीं रहते हैं, लेकिन आप वहां पे मौजूद थे और आपके सामने में वो चीज क्या हुआ है, हो गया है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे केस में जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हुआ। आप नहीं हैं कि आप पुलिस नहीं है ना, आप कोई ऐसे पर्सन है जो क्या करते हैं, जो आकर के जो है वो हर चीज की सुनवाई करेंगे, या आकर के जो है वो पुलिस कहीं कुछ देखता है तो उसे भी कोर्ट में आना पड़ता है। आप ऐसे में से कोई पर्सन नहीं है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिस सर्कमस्टांसेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं से जा रहे थे और आपने वहां पे कुछ होते हुए देखा, दिस इज वन सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। आप वहां रेगुलरली नहीं जाते हैं, आप वहां से गुजर रहे थे। ऐसा अगर कोई चीज है तो वो पर्सन भी बेसिकली क्या होगा, वो बेसिक पर्सन भी जो है वो ओपिनियन के लिए होगा और उसका ओपिनियन क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। इसमें और भी हमने बात बोली थी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है एक पर्सन है जो या तो उससे बहुत क्लोज है, जिस कारण से उसके जो है वो सिग्नेचर को या उसके हैंडराइटिंग को या उसके बड़े सारे एस्पेक्ट को जान रहा है, तो ऐसे केस में जो है वो पर्सन थर्ड पर्सन होते हुए भी क्या हो जाएगा, उसके द्वारा दिया गया चीज जो एविडेंस का पार्ट। जैसे एक और सिचुएशन लीजिए, ईडी ने जो है वो रेड मारा, ईडी के पास इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा चीजें बच्चा इसमें जनरल से लेकर के ऑफिशियल तक। ईडी ने रेड मारा, ईडी को उस रेड के दौरान पता चला कि यहां यहां ये चीज है। अब जो है वो कुछ दिन बाद जो है वो इनकम टैक्स का रेड पड़ता है। तो ऐसे केस में ईडी के द्वारा जो पहले से किया गया इंफॉर्मेशन है वो भी क्या होगा हमारा, जबकि इस केस से कोई लेना देना नहीं। मामला किसका है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। ईडी ने फेमा के तहत कुछ रेड मारा था, क्या वो भी क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ये हुआ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इस चीज से लेना देना नहीं है उस आदमी का, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसा है जिसमें वो चीज भी क्या हो गया, रेलिवेंट हो गया। आपने जो है वो किसी का जो है प्रॉपर्टी खरीदा और आपके और इनके बीच में, खुशी के बीच में जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर के क्लेम चल रहा है, लेकिन जो है वो इससे पहले वो प्रॉपर्टी आप तक जो है जिसके पास आया है उसने भी पहले इस चीज का डिस्प्यूट किया था कि इसके ओनर कौन है। तो कहा कि वो भी चीज यहां पे वैलिड हो जाएगा कि शायद ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का है, क्योंकि फिर इस बार जो है खुशी को जब ये ट्रांसफर कर रहे हैं स्नेहा, तो जो है वो कोई पर्सन बीच में आ रहा है। लेकिन जब स्नेहा के पास ट्रांसफर हुआ था तो भी उसने क्या किया था, शोर मचाया था कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये मुस्कान कैसे जो है वो स्नेहा को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये बेसिकली क्या हो गया, ये सब स्पेशल सर्कमस्टांसेस। बढ़िया आगे। अब देखिए प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब हुआ दो लोगों के बीच में हुआ ऐसा कम्युनिकेशन जिसको टॉप सीक्रेट माना गया। का सीक्रेट है तो है, का नहीं सीक्रेट ही नहीं है, बीड़ी तमाकू सब है ये। यानी कि किसी भी शर्त पे
कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती है कि आपको तो इस बारे में पता है, आइए और बताइए। और उस लिस्ट में रखा गया इन चीजों को, कहा गया कि इनको किसी तरीके से ये नहीं बोला जाएगा कि आइए कोर्ट ऑफ लॉ में और इस केस में इस चीज पे अपना बयान दीजिए और चीजों को क्या कीजिए, पेश कीजिए। ऐसा फोर्स नहीं किया जाएगा। अब वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से है वो देखिए। सबसे पहले कहा गया कि एक जज ने फैसला सुनाया किसी मामले पे, जज तो फैसला सुनाते ही हैं। अब वैसा ही मामला आगे आया, क्या बोला जाएगा जज को, आप ही ने तो फैसला सुनाया था। अब इस केस में क्या बनिए, इस केस में क्या बनिए, एविडेंस बनिए, आइए कटघरे में और बताइए कि कैसे आपने पिछले केस में इस चीज पे क्या किया था। बोला गया कि नहीं, ये किस दायरे में आता है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, यानी कि इसको जो है वो कहीं पे भी जो है वो बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, पति पत्नी के बीच में हुई कोई भी बात। रामदीन गड़बड़ घोटाला करके आया, सब राम दुलारी को बता दिया। बहुत साना बनता था हरिया, काट डाला, काट के फेंक के गाड़ दिया जमीन में, खेतों में। अब पता चलेगा उसे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा चीज किया गया तो पुलिस ये नहीं कर सकती है उनकी वाइफ को कि आइए और आकर के बताइए रात में क्या बोला था रामदीन ने हरिया के बारे में। उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट। लेकिन याद रखिए साफ तौर पे, कभी भी लाइफ में इसीलिए ज्यादा बड़बोला मत बनिएगा वरना नुकसान होगा। क्योंकि पता चला शुरुआत में शादी से पहले लोगों को सब चीज बड़ा अच्छा लगता है, खूब बातें करते हैं, क्योंकि ऐसे ही बेगार बैठे हैं तो बात भी कर रहे हैं, और उसी बात करने के दौरान आपने अपनी सारी राज खोल दी। अगर सब ठीक है तो ठीक है, लेकिन कहीं जो है वो बाद में नौबत जो है वो डिवोर्स वगैरह की आ गई और डिवोर्स हो गया, उसके बाद जो आपने बताया था उस चीज के लिए वो आई विटनेस बन सकते हैं कोर्ट में और आपको कह सकते हैं कि इतना नहीं, इतने पैसे दो, जो इतना ही कंपनसेशन दे रहे हो ये नहीं, और ज्यादा एल्यूमनी दो, और उसे उस समय माना जाएगा। शादी से पहले, डिवोर्स के बाद अगर कहीं कोई चीज आप उनको बताते हैं तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं रहेगा और उसे सबूत के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन शादी जब तक है तब तक जो है वो उनको जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता कि आके क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन इसके लिए रूल है, ये जब भी आप होगा तो आप एक कन्फाइंड जो है वो दायरे में इस चीज को कर रहे हैं। तो मतलब ये कि रामदीन आता है और राम दुलारी को बोला, पता है राम दुलारी हरिया को गरासी से टुकड़े टुकड़े काट के उसी के खेत में गाड़ दिया, बहुत खेत के लिए पंगा कर रहा था। ऐसे जब बोला तो इस बात को कौन सुन रहे हैं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। नाउ दिस इज नॉट प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का स्टेटस यहां पे खत्म हो जाएगा और कोई और बंदा जाकर के इस बात को वहां पे बोल सकता है कि ऐसा ये उनको बोल रहे थे। इस बात को समझिए, प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो चीज जो एक कन्फाइंड दायरे में आपने किया है, जिनके साथ किया है वो वाइफ है, मैरिज से पहले नहीं, मैरिज से बाद का नहीं, मैरिज के बीच वाले चीज के लिए है, तो उसको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया जा सकता, ना कोर्ट उसके लिए आपको फोर्स कर सकती है। द अफेयर ऑफ द स्टेट, इसमें बेसिकली कहा गया कि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, इन चीजों को बचाए रखने के लिए किसी भी चीज को जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं रखा जा सकता है कि ठीक है ऐसा हो गया किसी भी मामले में, आइए और बताइए कि कितने परमाणु बम हैं, कितने क्लस्टर मिसाइल आपके पास है, S-400 कितनी जगह पे आपके पास है, जो सारे जो है ड्रोन और इन चीजों को किल कर दे रहा है, ये कितना आपके पास है, कैसे है। कहा गया कि ये जो है वो बेसिकली नहीं पूछा जा सकता। ये किस दायरे में आता है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। दो राज्यों के बीच में, दो स्टेट के बीच में, दो जो है वो देश के बीच में कोई समझौता या कोई चीज हुआ है तो कहा गया इन चीजों को कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो एविडेंस के रूप में लाया नहीं जा सकता है। हाँ जी, यहां ध्यान से सुनिएगा, फोन वगैरह बस्ते में रखिएगा, रखा हुआ है बस्ते में रखिए। आइए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि अगर जो है वो किसी डिपार्टमेंट के बीच में, जैसे हमारे आर्म फोर्सेस, सरकार से तो नहीं पूछ सकते लेकिन कुछ डिपार्टमेंट भी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनके पास भी अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन को एक स्टेटस दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन इन जनरल नहीं होना चाहिए, तो उनको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आकर के ये चीज क्या करना पड़ेगा, आपको एविडेंस में बताना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, मजिस्ट्रेट, पुलिस,
रेवेन्यू ऑफिसर, सीआईडी, सीबीआई, ऐसे जितने भी हमारे विंग हैं, इन सब के अपने अपने नेटवर्क होते हैं, खबरी होते हैं, जिसको आसान शब्दों में हम खबरी कह देते हैं, जो इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं खुफिया विभाग कि फलाने जगह पे वो छिपा हुआ है। अगर कल के डेट में पुलिस जाती, वहां से अरेस्ट कर लेती, कोर्ट ये नहीं पूछ सकती कि बताइए ये आपको कैसे पता चला कि ये वहां छिपा हुआ है। ये आप जो है वो उनसे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जिसने बताया ऐसे बता देंगे तो वही बंदा नहीं होगा। ये तो वही बंदा जो उनके बीच में ही है। पता चला आपके बीच में ही मेरे खबरी हैं और वो मुझे सारा खबर देते, सर पता है ये क्या कह रही थी, ये क्या कह रहा था। अब मुझे ये नहीं बोला जा सकता है कि बताइए कि वो खबरी कौन था। कहा गया कि अगर बता दिए तो सब तो उसका खून कर देंगे कि यही मेरा जो है वो खबरी है जो आप लोगों के क्या है बीच में है। तो वैसे ही पुलिस का ही बंदा जो है वो क्या रहता है आम लोगों के बीच में, दूसरे देश के लोग भी हमारे भी कहीं और जगह। तो कहा गया कि लेकिन ये बताना नहीं है, ये राइट ही नहीं है कोर्ट को क्या करने का, पूछने का। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आपने किसी को अपना एडवोकेट हायर किया कोई मामले में, मुझे क्या बताइए, कोई एडवोकेट है, सीएस है, सीए है, जो भी मामला है, चाहे एनसीएलटी में जाना रहे, चाहे जो चीज कोर्ट में जाना रहे, कहीं भी जाना रहे, तो जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम वास्तव में किया हुआ है वो पहले सच बताएगा या नहीं एडवोकेट को? बताएगा नहीं तो उसे बचाएंगे कैसे? क्योंकि उसी सच के बेसिस पे तो वहां पे काउंटर क्वेश्चन होगा, उसी को तो ये काउंटर करेंगे कि नहीं इसका ये जवाब, लेकिन पहले पता होगा तब ना। तो ऐसे में आपने सब बता दिया और सब बता करके बंदा क्या किया, अगर उसी से पूछ दिया जाए, सिर्फ उसी वकील को, हाँ बताओ, दो लोपी, और जज ने बोला चलो बताना पड़ेगा कि जो है उसने क्या क्या बोला है। उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके मर्डर किया, तो जरूरत क्या है फिर कोर्ट की? बस एडवोकेट को ही हायर करेगा और केस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, एडवोकेट से ही पूछा जाएगा। कहा गया कि नहीं, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, सीए, सीएस, एडवोकेट, इनके बीच में जो आपकी बातें हुई हैं ये कोर्ट में बताया नहीं जाएगा। डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे पेशेंट से कुछ पूछते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसे नहीं बता सकते हैं। तो ये सब आपका क्या हुआ, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हुआ। इन चीजों को प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी इन चीजों को एविडेंस के रूप में रखा नहीं जा सकता है। अब हम लोग ने पहले भी जो है वो टाइप्स ऑफ एविडेंस देखा था, यहां पे बस एक जगह चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। कहा कि पहले हमने कहा ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब हुआ कि जब आप कोई बात बोलते हैं तो वो चीज क्या कहलाया, ओरल। किसी को बुलाया गया कोर्ट ऑफ लॉ में और बोला गया बताइए, तो वो जो बता रहा है वो क्या हो गया, ओरल एविडेंस। वो वहां आया और वो जो है वो इस बार बता नहीं रहा है बल्कि बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, गूंगा है। तो ऐसे केस में उसे बुलाया गया और बोला गया कि बताइए इन पांचों में से किसने खून किया है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं जो है वो पहुंचा और वहां पे जो है वो मैं जो है वो विटनेस, अब जो है वो मैं बोल नहीं सकता मतलब डर वाली बात नहीं है, गूंगा। तो ऐसे केस में जो है वो बोला गया कोई नहीं, बताइए इनमें से कौन है। मैं बोलता हूं ये, अगर मैंने ऐसे सर कोई और नहीं है, ऐसे ही मैंने हाथ उठाया, कौन है ये देख रहे कौन है। तो अब जो है कोई भी हो सकता है, यही है। अगर मैंने ऐसे किया तो ये भी क्या हुआ, कौन सा एविडेंस, ओरल एविडेंस हुआ। किसी जेस्चर से, किसी तरीके से या और कोई तरीके से जब आ करके बताते हैं तो ओरल एविडेंस। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, जितने भी तरीके होंगे, वो सब क्या कहलाएगा, वो सब आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्री। डायरेक्ट की बात अभी मत कीजिए, वो कौन सा चीज कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अगर आपने जो है वो चीजों को क्या किया, आकर के बताया, इसके अलावा जो भी फॉर्म में और गया है वो क्या कहलाया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाया। अब यही जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो तरह तरह के आपके क्या हो सकते हैं, चीज हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट के क्या होंगे, रूप में होंगे। किसी का मार्कशीट है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर कोई भी चीज जो है रजिस्ट्री का पेपर है तो क्या होगा, कहा गया कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज भी इसी दायरे में आ जाता है, किसमें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। और यही आपके जो है वो दो तरह के हैं, एक है प्राइमरी एविडेंस और एक क्या है, जब आप जो है वो कोई डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं खास तौर पे, और वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी है, आपका ओरिजिनल मार्कशीट, आपका ओरिजिनल जो है वो डेट ऑफ बर्थ,
आपका ओरिजिनल जो है वो पैन, तो ये सब क्या हुआ, प्राइमरी एविडेंस। लेकिन यही आप जो है वो मार्कशीट का फोटोकॉपी, स्कैन्ड इमेज ये लाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी एविडेंस, जिसमें फोटोकॉपी, फोटोग्राफ्स, ये सारा चीज किसमें आता है, सेकेंडरी एविडेंस में आता है। ठीक है, अब यहां पे जो है वो एक बार पहले यहां आ जाइए डायरेक्ट एविडेंस पे, तब बाकी। कहा कि डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है कि वो पर्सन जिसने इस चीज को होते हुए देखा है, वो जब गवाही दे तो उसको कौन सा एविडेंस बोलते हैं, डायरेक्ट एविडेंस। जिसने अपने आंखों से देखा हो वो जब गवाही दे तो डायरेक्ट एविडेंस। जिसने अपने कानों से खुद सुना हो वो जब आएगा तो क्या हुआ, डायरेक्ट एविडेंस। जिसने उस चीज को अपने हाथों से महसूस किया था कि वो ठंडा था या क्या था, गर्म था, जिसने खुद अपने इन्हीं नाकों से, मतलब नोजी नहीं ऐसे ही बोलो, नाकों से क्या किया था, सूंघा था कि उस जगह बदबू आ रही थी, ये क्या हो गया, ये सब आपके जो है वो क्या हुए, डायरेक्ट एविडेंस। अगर कोई दूसरा आ रहा है तो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं हुआ। एक जो एविडेंस हमारा है जो हमेशा वेरिएबल नेचर का होता है, उसको कौन सा एविडेंस बोलते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक शख्स जो है वो, जिसको चाकू लगा है, वो वहां पे लेटा हुआ है, वहीं से उसी गली से कोई दूसरा बहुत तेजी से भाग रहा है और उसके जो है वो तेजी से वहां से भाग रहा है। अब ये देख करके क्या, यही मैं आपको फैक्ट और लॉ में बताऊंगा थोड़ा सा आगे बात जब हम लोग करेंगे, प्रिजम्पशन जब पढ़ेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तो भी इसको लेंगे। उस सिचुएशन में आपको क्या लगेगा कि शायद ये वही शख्स है जो उसको क्या करके भाग रहा है, मार करके भाग रहा है। एक जो है वो गाड़ी है, कार तेजी से आ रही है और उसी से पहले चीखने की आवाज आ रही है कि एक गाड़ी ने जो एक पर्सन को क्या कर दिया, उड़ा दिया, और वो गाड़ी तेजी से आ रही है। क्या लगेगा उस देखिए उस सिचुएशन में क्या फिर लगेगा सर्कमस्टांसेस में। सच्चाई ये भी हो सकता है कि वो कार नहीं उड़ाया हो, ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो डर के भागा था, वो बंदा जो भागा था वो डर के भागा था, उसने लाश देखा, डर गया और भाग रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है मार के भाग। तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होते हैं ये फैक्ट बेसिस पे तय होता है कि, लेकिन हाँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे हम सजा नहीं जल्दी सुनाते हैं, बल्कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिलता है। किस चीज से, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से मदद मिलता है। कोर्ट जल्द अपना फैसला जल्दी नहीं सुनाते हैं, किसके बेसिस पे, क्योंकि ये बदल भी सकता है। अक्सर आप मूवी में देखते होंगे या आप नहीं भी देखे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा पुराने मूवी में पहले दिखलाता था। आज के समय में तो अलग तरह की मूवी रहती है, यो यो हनी सिंह, डूड, कूल, नामा कूल, तो उसमें बड़ा ट्रेडिशनल तरह का जो है वो स्टोरी होता था। उसमें क्या होता था, किसी को फोन आया, बहुत मुश्किल में है, लोगों ने घेर लिया है, अब जो है वो दरवाजा तोड़ने जा रहे हैं, तुरंत मैं पहुंच रहा हूं, बस वहां से उधर से दिखला रहा है, एक तरफ वो आ रहा है, दूसरी तरफ उसे मार रहे हैं, एक तरफ वो आने के लिए ये मार रहे हैं। अब कभी कभी सीन का डिमांड रहता है कि हीरो समय पे नहीं पहुंच पाएगा, अब और पहले से प्लानिंग की हुई है। अब जब वो पहुंचा तो देख रहा है अंधेरा, पूरा अंधेरा। अब वो आवाज देता हुआ आ रहा है, तभी हल्का सा आवाज है, मैं यहां हूं। तो वो कहां है, तो मैं यहां हूं। अब पहुंचा वहां तक, जब वहां पहुंचा तो अंधेरा था, जब वो उसके पास पहुंचा तो डायरेक्टर भी कोई चीज है, हल्का रोशनी का इंतजाम कर दिया। अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा कि किसी को क्या लगा हुआ है, चाकू लगा हुआ है। बस वो उसको ऐसे गोद में बिठाया, ऐसे करके बैठते थे, अक्सर गोद में सर रखते थे और बोलते थे, मैं, किसने तुझे ऐसा किया, मैं तुझे, मेरे पास समय बहुत कम है, कहीं लेके मत जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो। और वो कुछ सुनाने लगे, बोलते नहीं नहीं मैं तुझे ठीक कर दूंगा, ध्यान सुनो मेरी बात, कहीं मत जाओ, समय बहुत कम है। वहां वो जो थी ना, उसे जो है मैंने वहां से गोद, पूरा बात बोला ही नहीं क्योंकि मूवी और लंबा खींचना है अभी, कि गोद लिया था, क्या किया था, ये किया था, नहीं पता चला। अब जो बोलते हैं नहीं मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाकू पेट से निकाला कि शायद क्या कर ले, बचा ले। ऐसे किया, जैसे ही वो ऐसे किया वैसे ही जो एक तेज हेडलाइट की रोशनी आई और सायरन पीछे से बज रहा है। कितना प्रोमिनेंट था, सीधे हेडलाइट की रोशनी और सायरन बज रहा है एक साथ। ये नहीं कि पहले सायरन खूब देर से बज रहा है। तो पुलिस की गाड़ी, और पुलिस जो है वो सीधे करे, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है,
अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और ये सारा साजिश जो है वो किसका था? ये सारा साजिश जो है वो विलेन का था। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, पुलिस के सामने में, सामने वाले के हाथ में वही मर्डर वेपन है, और उसने जब मारा था तो ग्लव्स पहना हुआ था। अब उस पे फिंगरप्रिंट भी किसके हैं? उसी के हैं, सामने में वो है। तो ये सर्कमस्टांस को देख करके क्या लगेगा? सच्चाई जबकि ये है कि ये मारा नहीं, ये तो बचाने की कोशिश कर रहा था। तो यही है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और इसी बेसिस पे अदालत जो है वो जल्दी जो है वो फैसला नहीं सुनाती। किस बेसिस पे? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आज के डेट में पेन ड्राइव, व्हाट्सएप, ईमेल, इन चीजों के द्वारा अगर कोई जो है पीडीएफ के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा? वो भी एविडेंस का पार्ट माना जाएगा। और कौन सा एविडेंस बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एविडेंस बोलेंगे। लेकिन याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए कहा गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तब होगा जब वो सिस्टम प्रॉपर हो, उस सिस्टम के आउटपुट का वो हिस्सा हो, उसके स्टोरेज का जो है वो पार्ट हो, जिस रूट से उसे भेजा गया वो सिक्योर नेटवर्क का पार्ट जो है वो होना चाहिए, उस सिस्टम में किसी तरह का वायरस, मैलवेयर नहीं डाला गया हो जिससे ये चीज जो है वो जनरेट किया गया हो। और जब ये सबूत आया, तो एविडेंस आया, तो वो उसके कस्टडी में क्या हो, होना चाहिए। ये सारा कुछ रहेगा, तभी हम उसे कौन सा एविडेंस बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कैटेगरी में जो है हम लेंगे। अगर कहीं भी डेटा के साथ मैनिपुलेशन, छेड़छाड़ किया गया, एविडेंस का पार्ट नहीं होगा। वीडियो वगैरह है, ऑडियो वगैरह, ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। लेकिन कहा गया कि इसके लिए कंटिन्यूटी होना चाहिए। टुकड़े टुकड़े में है, उसको आपने कहीं पे क्या कर दिया है, अगर उसको आपने जो है वो कट कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर उसको आपने जो है वो कट कर दिया है, तो वो वैसे, अच्छा आपको टाइम नहीं कन्वे किया गया था? क्लास 2 बजे थे। अच्छा, आप चले गए होंगे शायद पहले। ग्रुप पे भी तो है। अच्छा, पुराने में नहीं किए होंगे। पुराने में कोई बच्चा नहीं आता, उनकी भी गलती नहीं। मैंने भी बोला छोड़ दो सारे पुराने। इतने बैच जब से हमने पढ़ाना शुरू किया ना, सब में दिया था। और देखिए पहुंचे हैं कितने। और वो भी जो है, आपका तो इसी बैच में है ना, तो ये तो खैर ऑनलाइन वाले में, तो आपको तो मिला होगा टाइमिंग। अगर आप जून 25 ग्रुप में तो गया है ना टाइम आज का? अच्छा, हाँ, इस नए वाले ग्रुप में तब ये एक मिस हो गया था। तो आपको तो खैर पता ही था ना, आप तो, लेकिन आप तो अंतिम तक थे ना। अच्छा, चलिए अब जरा आ जाइए यहाँ पे। कोई नहीं, मिल भी जाएगा। वैसे भी सब कुछ ये सब डलवा भी देंगे, ज्यादा छूटा नहीं है। अब देखिए यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेसिकली क्या होना चाहिए? कहा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेसिकली जो है वो इस मैनर में होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो बेसिकली होना चाहिए कि उससे छेड़छाड़ नहीं किया गया। जैसे आज के समय में आप देखते हैं ऑडियो, वीडियो, इनको बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है। थोड़ा सा काटा जाएगा, फिर ऐसे किया जाएगा, फिर उसका दिखा जाएगा, फिर इधर दिखला दिया जाएगा। कहा कि ये सब चीजों के बाद ही अगर उसे पूरे तरह से ओके किया जाएगा, एक कंटिन्यूटी में रहेगा। जैसे अगर पुलिस कहीं भी सीसीटीवी का फुटेज डालती है, तो 15 मिनट का क्लिप उनको लगातार का लाना पड़ता है। ये ताजा ताजा मुझे अभी पता चला कुछ दिन पहले, मोहल्ले में दूर में जो है एक जगह, मतलब हमारे मोहल्ले के बिल्कुल लास्ट साइड में एक जगह एक चोरी हुई थी। तो अब उसमें जो है वो हमारे वाले का जो है वो उसमें आ गया था, भाई वाले कैमरे का रेंज था वहां तक। कभी कभी नहीं होता है कि कुछ कैमरे का रेंज बहुत दूर तक रहता है और गली सीधी है तो आ जाएगा, बाकी किसी ने नहीं दिया। लोगों को डर भी लगता है क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ेगा दिस दैट। तो उस समय तो हमने दे दिया उसे, क्योंकि वो खुद आए थे जिनके यहाँ हुआ था, और वो थोड़ा गरीब नेचर का था, भाड़ा लेके रहता था। छोटा सा आयरन वगैरह करने वाले भी नहीं रहते हैं मोहल्ले में, लोग रखते भी है ताकि जो है वो थोड़ा सुविधा हो। तो वो आयरन और ये सब का काम करते थे। तो वो आया कि हमारा नुकसान हो गया, दे दीजिए फुटेज। तो पुलिस बोली कि तभी ना हम कुछ कर पाएंगे, तो दिया गया। अब पुलिस को पता चल गया, पुलिस आई, फिर वो उसको अपने मोबाइल में देखी, तो उन्होंने वाकई में लेकिन उस बेसिस पे पकड़ लिया 2 चोरों को, बिल्कुल उसी को जिसने किया था। लेकिन अब उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना था। आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास क्या करना रहता है, पढ़ा है हमने। अगर आपने अरेस्ट भी किया है तो 24 घंटे के अंदर कहां लेकर के जाएंगे, आप उसे लेकर के जाएंगे। अब 24 घंटे के अंदर जो है वो लेकर के जाना है, लेकिन अगर उस समय आप वो मोबाइल वाला देते हैं तो वैलिड नहीं होता। आपको क्या करना रहता है, एक अलग से पेन ड्राइव लेना है जिसमें और कोई चीज नहीं रहेगा,
और सिर्फ वो कंप्लीट फॉर्मेटेड रहेगा, और तब उसमें लगातार 15 मिनट का एक सीक्वेंस में होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े में नहीं, जैसे लोग क्लिप जैसा मोबाइल में दे देते हैं, ये नहीं। तब वो आकर के अपना सिस्टम लेकर के बोले प्लीज करने दीजिए, चोर को पकड़ लिए। वो बोले भी कि हम आपको फोर्स तो कर नहीं सकते कि आप हमें क्या कीजिए, सीसीटीवी का फुटेज दीजिए, आप किसी को जबरदस्ती थोड़ा ना कह सकते हैं, लेकिन अगर मदद नहीं कीजिएगा तो फिर ऐसे केस में हो सकता है कल आप ही के घर में चोरी है, उस चोर को हम सजा थोड़ा ना दिला पाएंगे, छूट जाएगा। तो फिर दिया गया। कहने का मतलब बस यही है कि ऐसे ही रूल होता है कि टुकड़े में नहीं होना चाहिए, जो तोड़ा मरोड़ा नहीं होना चाहिए, जो सिस्टम है वो सेफ होना चाहिए, वायरस वगैरह से इफेक्टेड नहीं हो, जिस नेटवर्क में वो नेटवर्क आपका सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए। ये सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए। देखिए ये जो बात है इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। अगर आपको ध्यान हो, रुकिएगा रुकिएगा, बोलिएगा नहीं, ये प्रिजम्पशन वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, बोलते हैं ना रिवीजन। अब देखिए है रिवीजन। अगर जो है वह मैं बात करूं प्रिजम्पशन की, तो प्रिजम्पशन वर्ड हमने जो है वो पहले भी जो है वो कहीं जिक्र किया है और इसके बारे में पढ़ा भी है प्रिजम्पशन। आपको बताना है प्रिजम्पशन के बारे में हमने कहां पढ़ा है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस प्रिजम्पशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत भी तो बताना पड़ेगा क्या पढ़ा था। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं ऐसे ही, थोड़ा सा ये आपको आंसर देने में मदद करेगा। 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, 20 डेज बाद, मतलब बताना जरूरी रहता है ताकि आप टीचरों पे तोहमत और इल्जाम लगाने की बजाय अपने गिरेवान में भी देख सकें कि आपको पढ़ना है, सीएस आपको बनना है। एक्चुअली पता है अभी के समय में प्रॉब्लम में क्या है, एक माहौल ही अलग क्रिएट हो गया है। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो थोड़ा अलग जमाना था। अभी के समय टीचर मीन्स एक कमोडिटी। अगर आपने पे कर दिया है कि तो आपने खरीद लिया है, और वो फैसिलिटेट, गुस्सा, ये रहता है। अपना कुछ नहीं देखना है, कुछ कोई भी चीज, कुछ भी, अरे बोलेंगे क्यों नहीं, पैसे दिए हमने। जैसे ये भावना थोड़ा निकल जाता है, मैंने देखा है थोड़ा उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो पढ़ना सोच रहे होते हैं, बाकी बहाना। तो अब नहीं चोरों, चोरी चकारी नहीं, बिना चोरी चकारी के बताइए, तब देंगे। चोरी चकारी भी अंत में दे देंगे, मुझे पता है ना। एक ऐसा सिचुएशन आएगा, बोल देंगे चोरी चकारी भी करके बताइए, देखिएगा तो भी नहीं होगा। लेकिन पहले बिना चोरी चकारी के बताएंगे कोई, हाथ सिर्फ उठाइएगा। एक बार फिर बोलता हूं, पहला पेपर यही है, ठीक 20वें दिन। कुछ याद आ रहा है? JIGL में पढ़ा था। हाँ हाँ, यहां तक तो ठीक पहुंचे। फर्स्ट चैप्टर का नाम पता है? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही पहुंचे हैं यहां तक। अब इसमें जो है जो हमने पढ़ा था, ये लास्ट टॉपिक ही था हमारा उस चैप्टर का, प्रिजम्पशन। क्या इसके बारे में हमने वर्ड कहा था? जोर से बोले तब ना मेरे तक आएगा। अब क्या बोला था इसमें वो बताइए, बॉक्स को गोली मारिए। एक इसमें थंब रूल बोला था, हमेशा जो मैं बोलता हूं कि बाकी तो आप खुद लिख लेंगे, वो बात बस याद रखिए। देखिए मुस्कान कह रहे सर मेरे से पूछो ना, इसके तो मैं 4 जवाब दूंगी, एक कौन पूछता है। चलिए पहला जवाब सुनते हैं मुस्कान से इसका। दूसरा जवाब वो भी नहीं, हाँ जी खुशी बोल रही, हम बताएंगे। दृष्टि, आयुषी, तानिया, तानिया अच्छा वो है, स्नेहा, विशाल, आयुष, मसाल। अब तो चिराग नहीं मसाल बोला, बड़ा नाम कर दिया, चिराग तले अंधेरा। प्रिजम्पशन के बारे में एक पंच लाइन यही बोला था कि जो चीज पूरा नहीं है उसी चीज का हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्रिजम्पशन लेते हैं। लेकिन प्रिजम्पशन ऐसे ही कुछ भी नहीं ले लेंगे, वो एक पैटर्न पे होता है, और उसके पैटर्न पे होता है जिसके बारे में आप प्रिजम्पशन ले रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि क्लास जो है मैं लेट से पहुंचा, किसी दिन 2 बजे की क्लास मैं नहीं पहुंचा, 2:10, 2:15। वैसे तो मैं आपसे पहले पहुंचा हुआ था, चिराग के बाद पहुंचा था, आप सबसे पहले पहुंचा हुआ था। मैं मान लीजिए कि नहीं पहुंचा, 2:10 हो गए। अगर मान लीजिए कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप आए हुए हैं और सडनली नोटिस आया कि सर क्लास नहीं लेंगे, आप तो बहुत दुखी हो जाएंगे इस बात से।
आप बोलेंगे सर ये मौका ही नहीं मिला, वरना हम तो बहुत खुश होते। हमने तो कितना मनाया तब जा करके आपका ऑपरेशन हुआ है। आपको नहीं पता हमने कितने मन्नतें की, और हमने तो किया था कुछ आगे लेवल तक की तय हो जाए, लेकिन गलती से आप बच गए, फिर वापस आ गए। नहीं तो हमने तो कहा था अब हमारा पिंड छूटे। कहने का मतलब ये कि अगर आपने देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कॉल्ड क्लास सडनली क्या हो जाए, तो आप क्या प्रिजम्पशन लीजिएगा? सर कहीं फंस गए होंगे, ट्रैफिक में होंगे, कुछ होगा, आ रहे होंगे, ऐसे ही लेंगे। लेकिन हर 2 दिन पे जो है आप आते हैं, क्लास कैंसिल हो जाती है, तब आपको क्या प्रिजम्पशन उस समय लेंगे? कि शायद आज भी क्लास क्या हो जाएगी? कैंसिल। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज बोला हुआ है, और क्या बोला हुआ है आपको कि आज क्लास होगी, मैम आकर के बोल रही हैं कि सर 10 मिनट में आ रहे हैं क्लास लेने के लिए, आकर के मैम बोल करके चली गई है, अब क्या प्रिजम्पशन लेंगे कि आज क्लास होगी, आज क्लास नहीं होगी? ही डैश मी, ही डैश मी, ही डैश मी, नहीं ऐसे तो तोड़ते रहते हैं लोग, वैसे करेंगे? कहा नहीं, अब तो वो आके बोल के गई तो प्रिजम्पशन लें। मैम आकर के बोल के गई कि सर जो है वो लंच कर रहे हैं, आ रहे हैं 10 मिनट में। अब आप प्रिजम्पशन लीजिए, पता नहीं आज क्लास होगा कि क्लास नहीं होगा। बोला गया कि नहीं, जो चीज फिक्स होता है उसके लिए प्रिजम्पशन, जिस चीज में थोड़े चांसेस होते हैं यस या नो का, तो उसमें प्रिजम्पशन। लेकिन वो प्रिजम्पशन का क्या होना चाहिए? एक बेस होना चाहिए, एक पैटर्न के बेसिस पे होता है। वैसे ही यहां भी जो है वो क्या लिया जाता है? प्रिजम्पशन। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के प्रिजम्पशन होते हैं, लेकिन ये प्रिजम्पशन जो होता है ये मेनली आपके होते हैं 2 तरह के, जिसको 3 में बदला जाता है। एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ के बड़े सारे केसेस को देखते हुए अगर कानून में लिखा हुआ है तो प्रिजम्पशन लेंगे या उसके बेसिस पे काम करेंगे? उसके बेसिस पे काम करेंगे। प्रिजम्पशन तब लेंगे जब कहा गया कि ऐसे ही कुछ केस हुए थे, तो तब हम कहेंगे कि अच्छा इससे मिलता जुलता बहुत सारा मामला ऐसा हुआ था, तो इसमें भी हम यही प्रिजम्पशन लेंगे। बहुत सारे सिचुएशन में हमने इसको ऐसे ही ट्रीट किया, तो इसको भी क्या करेंगे? ऐसे ही हम क्या कर लेंगे? ट्रीट कर लेंगे। ये हुआ प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन 2 चीजों का, एक लॉ का प्रिजम्पशन और एक किसका? फैक्ट का। लॉ का जो प्रिजम्पशन होता है उसमें जल्दी गड़बड़ी नहीं होती है, मतलब वो बहुत सारे बातों को देखते हुए तब निचोड़ करके निकाला जाता है। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होता है वो बदल सकता है, वो चेंज हो सकता है। जैसे अगर ये प्रिजम्पशन लिया जाए कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा खून नहीं कर सकता, प्रिजम्पशन, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। लॉ ने बहुत बारीकी से एन नंबर ऑफ केसेस को देखा, एनालाइज किया। अभी तक उनके पास जितने केसेस आए हैं उन केसेस के बेसिस पे देखते हैं कि इतना छोटा बच्चे ने आज तक किसी का खून, लेकिन आ गया कोई मामला ऐसा, तो कहा गया तभी तो हम प्रिजम्पशन पहले लेकर के चलेंगे, साबित करते वक्त हम यही लेकर के चलेंगे कि नहीं, 7 साल से कम उम्र का बच्चा खून नहीं कर सकता। ये लॉ का प्रिजम्पशन है, लॉ ने बोला है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहा गया कि ये लॉ का नहीं है बल्कि क्या है? फैक्ट है। और इसका मतलब हो गया कि जहां पे चीजों में क्या हो सकता है? थोड़ा डॉट हो सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बोल देते हैं। और मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? मिक्स का मतलब हुआ दोनों के जो है वो बेसिस पे, यानी कि वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी हम ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? प्रिजम्पशन ऑफ, दोनों चीज उसमें शामिल है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक बात कहूं कि वही एक एक्सीडेंट हो गया बगल वाले जो है सड़क पे, और उसी तरफ से कार बहुत तेजी में आया जा रहा है, तो अगर बहुत सारे ऐसे डिसाइडेड केस हुए हिट एंड रन के, जिसमें यह देखा गया कि कार उसके बाद बहुत तेजी से भाग जाती है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो है वो लोगों ने ऐसा पाया है, कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। एक हुआ चार्ज फाइल होना और एक होता कोर्ट का फैसला। कोर्ट के फैसले में नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे इल्जाम लगे, लोगों ने बोला है, तो ऐसे केस में वो क्या हो गया? वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो सकता है और प्रिजम्पशन ऑफ क्या हो सकता है? फैक्ट हो सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, जल्दी मुझे बताइए, इससे पहले ये वर्ड हमने कहां सुना है? फिर मदद करता हूं, 20 दिन बाद एग्जाम है। कहां पे? किसमें? हाँ, सबसे ज्यादा इसके पर हमने जिक्र किसमें किया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और भी जगह ये होता है, किसमें? हाँ, उसमें कहां पे बताइए, कौन सा चैप्टर कहां पे?
हाँ, कुछ जगह पे कंपनी मामले में भी है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, कुछ जगह और भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया है, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहां पे जब हम एजेंसी पढ़ रहे थे तो पढ़ते थे कि अगर किसी प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया, आयुषी ने जो है अपना एजेंट अपॉइंट किया दृष्टि को, दृष्टि ने वो काम कर दिया, कल के डेट में आयुषी नहीं बोल सकते, इन्होंने बोला था कि मेरा स्कूटी बेच दे, बेच दिया उन्होंने, और इन्होंने ये स्कूटी जो है वो खुशी को बेच दिया, 10,000 में बेच दिया। कल के डेट में आयुषी के पास आते हैं स्नेहा और कहते हैं कि स्कूटी दोगी, अपना 15,000 में मैं ले लूंगी। कितना में? 15 में। अच्छा, तो ये बोलते अच्छा रुक जा। अब ये कहती कि उफ नुकसान हो गया। अब ये खुद जाते हैं खुशी के पास और बोलते ये स्कूटी आपके पास मेरा? तो बोलते हाँ खरीदा है मैंने। तो खरीदा कैसे? ये तो है मेरा, ये देखो कागज। बोला हाँ लेकिन उसने तो बोला था कि वो एजेंट है, और उसके पास था भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था दृष्टि के पास, उन्होंने मुझे बेचा था। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इनके ऊपर काम करेगा। किनके ऊपर? आयुषी के ऊपर। ये इस चीज से मना नहीं कर सकते कि वो मेरे एजेंट नहीं थे। यही हुआ आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यहां पे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कल के डेट में जो है आप एक बार हां बोलते और एक बार क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं। तो कहा गया, ये वर्ड जरा ध्यान रखिएगा, एप्रोबेट और रेप्रोबेट, यानी कि कभी इस पलटी कभी उस पलटी, कभी हां बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं। कहा गया कि नहीं, अगर एक बार कोई एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में आकर के कोई एक बात बोलता है तो उसे उस बात पे क्या करना पड़ेगा, स्टेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने बात को घड़ी घड़ी बदलता रहेगा, इसके लिए भी सजा होती है। और अगर किसी ने एक बार वो चीज बोला है तो अब अपने बात से मुकर नहीं सकता है, मुकरेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ क्या लगेगा, कोर्ट। और यही यहां पे जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल का मतलब हुआ कि अगर आपने कोई एविडेंस दिया, आपने कुछ कहा, स्टेटमेंट क्या है, ये सब एविडेंस ही तो है। अगर आपने ऐसा कहा तो आप अपने बात से मुकर नहीं सकते हैं। जैसे एक कॉलेज था, उस कॉलेज ने कहा था कि एक बार एग्जाम देना है, बस एक एग्जाम दीजिए, एलएलबी की डिग्री हम आपको दे देंगे, और सेमेस्टर सेमेस्टर करके देने की जरूरत नहीं है, जो भी इस एक फाइनल एग्जाम में पास कर जाएगा हम डिग्री दे देंगे। बच्चों ने एग्जाम दिया, पास भी कर गए, रिजल्ट देने की बारी या डिग्री देने की बारी है, बोला नहीं देंगे आपको, और सारे एग्जाम जैसे बाकियों ने दिया वैसे कर करके दीजिए। तो अब यही मामला पहुंचा किसमें, कोर्ट में। कहा गया यू कैन नॉट अप्रोवेट एंड रिप्रोवेट, मतलब अभी ये बोला कभी वो बोला, ये नहीं हो सकता। अगर आपने बोला डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल आपके ऊपर काम करेगा, यानी आप अपने बात से मुकर नहीं सकते। डॉक्ट्राइन इज नथिंग, एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल को बोलते हैं क्या, डॉक्ट्रिन। चलिए अब यहां पे कह रहे हैं इसका डिटेल, अच्छी बात है कि इसका डिटेल आपके कोर्स में नहीं है। डिटेल आपके कोर्स में जैसे हम लोगों ने, याद कीजिए, क्लोजली रिलेवेंट फैक्ट पढ़ा था या नहीं, देखिए तो उसमें क्लोजली रिलेवेंट फैक्ट में 11-12 पॉइंट लिखे थे और सबको एक एक करके क्या किया था, हमने पढ़ा था। ऐसे ही प्रिविलेज कम्युनिकेशन में पूरा का पूरा हमने लिस्ट बेसिकली पढ़ा, लेकिन कह रहे हैं यहां पे नहीं, यानी कि इस केस में ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये आपको बस सुन लेना है, ये एक एक चीज जो है वो आपके कोर्स में दिया हुआ नहीं है। रीजन ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके बदले में हम इसको पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बहुत बड़ा है, हमारे लिए उसका लिमिटेड जुरिडिक्शन है। तो अब देखिए, इसको मैं बस थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको बड़ा अलग सा नहीं लगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है इस तरह। एस्टॉपल बाय अटेस्टेशन, अगर किसी ने अटेस्ट किया, जैसे देखिएगा आपका अभी एडमिट कार्ड आएगा, जो एडमिशन कार्ड होता है बेसिकली एग्जामिनेशन का, एक आपका आई कार्ड होता है और एक एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड एग्जाम का आता है, आई कार्ड आपका स्टूडेंट आई कार्ड होता है। आपको वो किसी से अटेस्ट करवाना पड़ता है, मतलब ई रिक्शा वाले से नहीं, कोई जो है वो क्वालिफाइड सीएस से, चाहे जो है वो आपके एसीएस हो या एफसीएस हो, उनसे कराना पड़ता है। तो ये जब आप करते, मान लीजिए मैंने आपका किया, कल के डेट में मैं नहीं बोल सकता कि नहीं मैं इन्हें नहीं पहचानता और मैंने जो किया बिना जाने हुए किया है, ये कारण मैं नहीं कह सकता। यही हुआ एस्टॉपल बाय अटेस्टेशन, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे बोलूंगा आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने ये साबित कर दिया और ये कह दिया कि ये फ्रॉड मेरा सिग्नेचर लिए हुए किस पे, अपने जो है वो एडमिट कार्ड पे, जैसे ही मैंने ये बोल दिया वैसे ही आप पास हैं तो भी आप पास नहीं, क्योंकि आपने जो एग्जाम दिया वो वाइड एबेनिशो, पहले ही दिन जब आप एग्जाम में बैठे थे उसी समय ये वाइड एबेनिशो था, क्योंकि जिस बेसिस पे आप एग्जाम में बैठे थे वो डॉक्यूमेंट आपका क्या था। तो कह रहे हैं कि ये हुआ एस्टॉपल बाय
अटेस्टेशन। अगर मैंने एक बार अटेस्ट कर दिया तो अब मैं जो है वो मुकर नहीं सकता। स्टॉपल बाय कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब आप चीज से पीछे नहीं हट सकते, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव स्टॉपल, कंस्ट्रक्टिव याद आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कि किसी के बदले में, जैसे एक होता था डिलीवरी और एक था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। स्नेहा का सामान स्नेहा के घर पे मैंने दे दिया, स्नेहा का सामान स्नेहा के घर पे पहुंचा। स्नेहा बिजी आदमी, कहाँ बिजी है? शादियों में गए हैं, लगन का समय है, कहीं बज रहा था मेरे यार की शादी है, धूम मचा दे, सोचे मचा देते हैं, चले गए शादी में, सामान आया हुआ है। अब ऐसे केस में जो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो है कह रहे सर खुशी को दे दीजिए, सुधर गई है, घर में बैठ के सिर्फ पढ़ रही है, नहीं आई, अब मैंने उनको दे दिया। दिस इज नॉट एक्चुअल डिलीवरी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या मैंने खुशी को दिया है? नहीं, मैंने जो ये दिया है स्नेहा के लिए ही डिलीवर किया है, लेकिन किसको दिया है? तो अगर स्नेहा का सामान खुशी के घर दिया तो ये हुआ क्या? ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव स्टॉपल। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कारण से सामने वाले को भी, यानी कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी उस बात से नहीं मुकर सकते हैं। जैसे अगर जो है वो आयुषी ने जो है वो एजेंट बनाया था दृष्टि को, तो दृष्टि भी अपनी बात से नहीं मुकर सकते, क्योंकि दृष्टि किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आयुषी को, अपने प्रिंसिपल को। तो इसीलिए ये हुआ कंस्ट्रक्टिव स्टॉपल। स्टॉपल बाय इलेक्शन, एक सिचुएशन था जिस सिचुएशन में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए कि यहां पे जो है वो मुस्कान के पापा मुझे कहते हैं कि 4 मकान है, और ये चारों मकान जो है वो सर आपके हवाले, लेकिन नहीं, एक मकान है और इसमें मान लीजिए 5 फ्लोर है। वो कहते हैं कि बहुत सस्ते दाम में मुझे वो 3 फ्लोर दे रहे, एकदम औने पौने दाम में, लेकिन कह रहे हैं कि सर ये जो 2 फ्लोर बचा हुआ है, इस 2 फ्लोर में जो है वो ओल्ड एज पीपल रहेंगे, सीनियर सिटीजन पीपल रहेंगे, आप उनको रखिएगा, रेंट नहीं लीजिएगा, और उनके खाने पीने सारे चीज का इंतजाम करना पड़ेगा। बदले में ये जो 3 और फ्लोर हैं वो बिल्कुल समझिए सिर्फ नाम मात्र में मुझे दे रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या? ये मैं कहता हूं अब मैंने क्या किया, डील तो कर लिया, क्योंकि खरीदा तो मैंने 3 ही फ्लोर है, मिला तो मुझे 3 ही फ्लोर है, 2 फ्लोर तो उन्हीं का है, बस उसमें मुझे क्या करना है? ओल्ड एज पीपल को रखना है। मैं बोलता हूं कि मैं मकान खरीद रहा हूं, ये मुझे मंजूर है, ये 2 फ्लोर वाला नहीं है। कहा गया कि नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉप इलेक्शन। अगर आपने हाँ बोला तो पूरे चीज को लेंगे, कल के डेट में ये नहीं होगा बेनिफिट वाला पकड़ लेंगे और जो जहां लायबिलिटी है उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। या तो पूरा डील कीजिए या पूरा डील को क्या कीजिए? छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना बेनिफिट जैसा चीज नहीं रख सकते हैं। स्टॉपल बाय व्हाट? नेग्लिजेंस, यानी कि अगर आपने नेग्लिजेंस किया, कल के डेट में आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते, आप इसके लिए अकाउंटेबल होंगे। विशाल सीएस बनने की जगह डॉक्टर बन गए। कैसा डॉक्टर बनेगा अंदाजा लगाइए, जो पूछते हैं गायब रहता है, पता नहीं कौन सा वाला भोंक देंगे। पता चला बंदा जो है वो, अगर बड़ाई कर रहा हूं, आज एक बार भी किया नहीं ना आप लोगों का, वो बीच बीच में होते रहना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि सोचिए सही में अगर आप लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो जो मैं पूछता हूं कि बताइए कहां पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर भूल गए या कभी कभी आप दूसरी चीज बोलने लगते हैं, सोचिए मरीज को देना कोई और दवा, याद नहीं आया दे दिया कोई और, जरा अंदाजा लगाइए। इंजेक्शन कोई और, चढ़वा दिया कुछ और, क्या होगा? और नहीं तो फिर आप तो वही बनेंगे। क्या मैं देख रहा था, ऐड दिखला रहा था, और उसमें वो जो है एक्टर थे, बड़े अच्छे एक्टिंग करते हैं। एक कॉमेडी सा आया था जिसमें वो हमेशा खोलते थे ना, तो कड़कर 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 उनका जो है वो डॉक्यूमेंट करता था, और वो उसमें कवि वगैरह हुआ करते थे, वही बेसिकली एक्टर थे। मैं भूल गया कौन सा मूवी था, लेकिन कोई इसका ऐड आ रहा था। सीरीज वगैरह आता है तो नहीं, ऐड आता रहता है, तो उसी कपिल शर्मा तो जानते हैं, वो पुराने वेटरन एक्टर हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं दिल्ली के, लेकिन बड़े अच्छे एक्टर हैं। वो उसमें जो है बने हुए हैं, वो डॉक्टर क्या झोला छाप डॉक्टर बने हैं। तो वो जो है वो क्या करते हैं, वो पूछ रहे होते हैं और क्या दिक्कत होता है? बुखार भी है, अच्छा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लोग समझ रहा है, गाँव में है वो, एकदम देहात के एरिया में, अपना डेस्कटॉप रखे हुए हैं, लोग समझ रहे तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो झोला छाप डॉक्टर हैं, वो एमबीबीएस नहीं है। और तब जो है वो ऐसे करके देख रहे, फीवर और पेट में ना सुबह सुबह गैस जैसा भी लगता है, गैस,
ऐसे कर करके पूछे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि और थकान भी लगता है, सो के उठते तो भी नींद जैसा लगता है। और मुझे इसलिए याद आया क्योंकि ये मैं आप लोगों को भी जो बोलता रहता हूं, तो बोलते हैं अरे थायराइड है आपको। क्या है? थायराइड है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप नींद पूरी ले रहे हैं फिर भी लगता है लगातार नींद नींद जैसा, तो टीएसएच के बढ़ने की ये वजह होती है, थायराइड का एक एलिमेंट है। करवाए थे आप? करवाए थे चेक क्या? अच्छा, कोई बच्चा मुझे बोला था सर मैं कराऊंगा या कराऊंगी, मेरे साथ ऐसा होता है, तो शायद ग्रुप 2 का कोई बच्चा होगा। तो जिसको लगातार पकड़ लेंगे सोते हुए तो वो तो क्या करना पड़ेगा उसे? थायराइड क्या, थायराइड का पप्पा जी चेक कराना पड़ेगा। कहने का मतलब बस ये है कि अगर आप जो हैं वो क्वालिफाइड है तो अच्छी बात है, नहीं है क्वालिफाइड तो गड़बड़ है। अब कह रहे हैं कि डॉक्टर, यही वाले डॉक्टर विशाल, अब इनके पास कोई क्या आए, इलाज के लिए आए। इन्होंने जो है वो इलाज किया, और इलाज जो किया उसमें नेग्लिजेंसी थी। यहां पे स्टॉपल बाय नेग्लिजेंसी का मतलब होता है आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये चीज मेरे से कैसे हो गया, नेग्लिजेंसी में हो गया। आप इसके लिए हमेशा क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। यू आर स्टॉप टू डिनाइंग द थिंग्स कि आपने ऐसा जो है वो गलती से किया है, क्योंकि वो आपकी अकाउंटेबिलिटी थी। तो ऐसे ही जो है वो कुछ जगहों पे, इन जगहों पे स्टॉपल आप इनकार नहीं कर सकते हैं, स्टॉपल बाय साइलेंस। कुछ जगहों पे अगर आप चुप हैं तो आप कल के डेट में इनकार नहीं कर सकते हैं, माना जाएगा कि आप चुप नहीं थे, आपने बोला था। जैसे मान लीजिए एक सामान है और वो सामान छोड़िए, बाइक है, हाँ जी कहां लगे हुए हैं, फिर बोल रहा हूं फोन वगैरह कहां रहना चाहिए, पक्का ना, पक्का, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बाइक है, ये बाइक जो है वो आयुष का है, रॉयल इनफील्ड धाकड़ वाला। अब जो है इस बाइक को जो है ये बेचना चाहते हैं। ये बाइक जो है उन्होंने जो है वो विशाल को बोला कि भाई बेच दे, 10% तेरा। अब जो है जब वो बेच रहे हैं वहां पे जो है वो आयुष है और ये चिराग को कह रहे हैं कि ले लो बाइक। ये बाइक जो है वो 50,000 रुपए में। जिस समय ये बाइक बेचा जा रहा है उस समय आयुष वहां है और चुप है, तो चिराग क्या समझेंगे कि इन्होंने विशाल को ऑथराइज किया है, क्योंकि वहीं पे है और बेच रहे हैं उनके सामने। कल के डेट में अगर ये आते हैं क्योंकि इनको अच्छा डील मिल गया और कहते हैं कि मैंने कब बोला था, मैं कुछ बोला था वहां, मैं तो वहां चुप ही था, तो नाउ दिस इज स्टॉपल बाय व्हाट, साइलेंस। आप उस समय चुप थे, आपका वो हाँ था, अब आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते। नाउ यू आर स्टॉप टू डिनाइंग द थिंग्स। ये हुआ आपका डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल। डॉक्ट्राइन इज नथिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रिंसिपल, इन्हीं चीज को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल। तो ये सारा कुछ हमारा था किस एक्ट के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हमने इस राउंड में 3 चीजों को एक साथ कनेक्ट किया क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में अब आएगा। तो इसीलिए जो है इस पे, क्योंकि इससे पहले तक क्या रहता था, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए ये हमारा जो है वो फिलहाल साक्ष्य अधिनियम खत्म। अब इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा एस्पेक्ट जो है वो खत्म। अब हम लोग जिस चीज पे बात करेंगे वो अपने रिवीजन की बात करेंगे और वो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में।